आज के क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स यानी कि बिजनेस नीति शास्त्र। तो यह क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इसकी स्कोप क्या है। सबसे पहले एथिक्स यह शब्द कहाँ से आया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक ग्रीक शब्द है एथिकोस। एथिकोस तो इसी ग्रीक शब्द से इंग्लिश में एथिक्स वह शब्द लिया गया है और इसका अर्थ है कैरेक्टर यानी कि चरित्र, कैरेक्टर। तो एथिक्स का संबंध हमारे एक्शन से है, हमारे डिसीजन से है। एथिक्स का सीधा संबंध हम जो क्रिया करते हैं, हम जो निर्णय लेते हैं उससे संबंधित है। सो एथिक्स refers to the moral principle that guides a person, his behavior and activity. तो नीति शास्त्र किसी व्यक्ति को गाइड करता है, उसके बिहेवियर को गाइड करता है, उसके एक्टिविटीज, उसके क्रियाओं को गाइड करता है। अब बिजनेस एथिक्स क्या है? जब हम एथिक्स को बिजनेस में लागू करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स denotes the application of general ethical ideas of business. अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो it refers to the moral principles and standards and a code of conduct that businessmen are expected to follow while dealing with others. So businessmen बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, कई तरह के लोगों के साथ डील करते हैं। तो अपने डील में जो कोड ऑफ कंडक्ट वे फॉलो करते हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें फॉलो करना है वह एथिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स या तो नीति शास्त्र हमें ये बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, बिजनेसमैन के व्यवहार में सही क्या है, गलत क्या है। तो और एक एग्जांपल से हम इससे समझेंगे कि बिजनेसमैन या तो कोई भी कंपनी कम से कम कीमत में अपने प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर सकती है। तो यह एक एग्जाम्पल हो गया बिजनेस एथिक्स का। तो बिजनेस एथिक्स कई लोगों के द्वारा डिफाइन किया गया है। सबसे पहला डिफिनेशन है एलिजाबेथ वैलेंस का। इनके अनुसार एज यू कैन सी बिजनेस एथिक्स अटेम्प्ट्स टू अप्लाई general moral principles to business activities in order to resolve or at least clarify the moral issues which typically arise in business. अगला डिफिनेशन है एंड्रू क्रेन के द्वारा। इनके अनुसार बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed. तो इन दो डिफिनेशंस को देखने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स इज द फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स which applies moral judgments in the business world. तो बिजनेस एथिक्स बिजनेस वर्ल्ड में एक मॉरल जजमेंट लेकर आती है। क्या सही है, क्या गलत है, बिजनेस एथिक्स के द्वारा हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं। और इसीलिए इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गुड और बैड एंड राइट एंड रॉन्ग to that assortment of activities that fall within the realm of business. जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग बिजनेस एथिक्स के फेवर में नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में एथिक्स का होना जरूरी है, नीति शास्त्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस
एंटिटी का बिहेवियर अनएथिकल है तो यह कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। कंपनी का रेपुटेशन गिर सकता है, कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर सकता है, कंपनी का गुडविल घट सकता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके तहत बिजनेस को राइचस मैनर में, सही तरीके से, एथिकल मैनर में कंडक्ट किया जा सकता है। तो पीटर प्रैटली के अनुसार बिजनेस एथिक्स हैज मेनली टू फॉल ऑब्जेक्टिव्स, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। तो वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहला डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर डायग्नोस्टिक का अर्थ है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस। किसी व्यक्ति में क्या कमजोरी है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ताकि हम उस व्यक्ति की कंडीशन के बारे में, उसके डिजीज के बारे में या तो उसकी इलनेस के बारे में हम डिटरमिन कर सकें। तो वही चीज बिजनेस के केस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस प्रैक्टिस है उसको हम इवैल्यूएट कर सकें जो स्टैंडर्ड्स शुरू में सेट किए गए थे उसके आधार पर। तो बिजनेस एक्टिविटीज सही हैं या गलत हैं, हम ये तय कर सकते हैं डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। थेराप्यूटिक का संबंध है ट्रीटमेंट से। तो यहां पर बिजनेस एक्टिविटीज सही तरीके से कैसे कैरी आउट किए जाएं, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं, एडवाइस दिए जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी अपने प्रेजेंट डायलेमा, अपनी दुविधा को कैसे डील करेगी, उसके सामने जो डेंजर दिखाई दे रहे हैं, जो चुनौतियां दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ यह कैसे डील करेगी। सो ऑल दीज कम अंडर थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज हैं सारे बिजनेस एक्टिविटीज के दायरे में आते हैं, सारे बिजनेस एथिक्स के दायरे में आते हैं। तो एथिकल इश्यूज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में हो सकता है, और जो एथिकल इश्यूज हो सकते हैं हम इन्हें 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स लेवल, सोसाइटल लेवल, इंटरनल पॉलिसी लेवल और इंडिविजुअल लेवल। फर्स्ट है स्टेक होल्डर्स लेवल। तो बहुत सारे लोग किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो किसी फर्म या तो किसी कंपनी से जुड़े हो सकते हैं, और ये लोग हो सकते हैं इन्वेस्टर्स, हो सकते हैं एम्प्लॉयज, हो सकते हैं कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, और भी अन्य लोग किसी बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चन है कि यह बिजनेस इन लोगों के साथ कैसे डील करती है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या बिजनेस एंटिटी अपना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शेयर होल्डर्स को बताएगी? क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट का ट्रू क्वालिटी अपने एडवर्टीजमेंट में बताएगी, अपने विज्ञापन में बताएगी? क्या बिजनेस एंटिटी अपने एम्प्लॉइज को बराबर मौका प्रदान कर रही है उनके प्रमोशन के लिए?
तो ये सारे क्वेश्चंस स्टेक होल्डर्स लेवल में आ सकते हैं। सेकंड एथिकल इश्यू है सोसाइटल लेवल। सोसाइटल लेवल तो कंपनी का ओवरऑल फंक्शनिंग, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का सोसाइटी के संदर्भ में रिलेवेंस क्या है, ये क्वेश्चंस सोसाइटल लेवल के हो सकते हैं। जैसे क्या बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्या बिजनेस में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, क्या प्राइवेटाइजेशन जस्टिफाइड है, ये सारे क्वेश्चंस इस लेवल में उठाए जा सकते हैं। मान लिया हम एथिक्स इन प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर वी कैन से दैट इट डील्स विथ द ड्यूटीज ऑफ कंपनी, कंपनी की उत्तरदायित्व से यह डील करती है कि क्या कंपनी इज प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेसेस सोसाइटी के लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है, एनवायरमेंटली ठीक तो है। क्योंकि कभी कभी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वह एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। एक एग्जाम्पल है इसी का कि मई 2003 में पेरामुती ग्राम पंचायत केरला में है, इस ग्राम पंचायत के द्वारा कोका कोला के खिलाफ एक केस किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोका कोला के प्रोडक्शन एक्टिविटीज के कारण वहां पर पीने के पानी की समस्या आ गई है। सो बिकॉज ऑफ कोका कोला कंपनी देयर वाज वाटर स्केर्सिटी। तो ऐसा केस हम देख चुके हैं। थर्ड है इंटरनल पॉलिसी लेवल। इंटरनल पॉलिसी लेवल कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के बीच में संबंध कैसे है, इसके बारे में क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड। जैसे उदाहरण के लिए क्या फर्म, क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या बिजनेस एंटिटी मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन एनकरेज करती है, क्या कंपनी एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है, आर देयर सफिशिएंट फैसिलिटीज इन द वर्क प्लेस। सो सच क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड अंडर इंटरनल पॉलिसी लेवल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इंडिविजुअल लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स या तो एम्प्लॉइज अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं। सो हियर ethics is concerned with how individuals should treat other individuals in an organization। कहने का मतलब है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं सो वी आर कंसर्न अबाउट एक्शंस और कंडक्ट और डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर भी कुछ सवाल उठ सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रीट करता है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर satisfactory म्यूचुअल रिलेशंस। तो इस लेवल में एक केस हुआ था 1992 में और इसे बोला जाता था हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम।
तो 1992 में क्या हुआ था? तो हर्षद मेहता एक रजिस्टर्ड और वेल नोन ब्रोकर थे, जिन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया था, because he knew there are some loopholes in the banking system. So he tried to manipulate, and he manipulated the Bombay Stock Exchange along with his partners by taking advantage of loopholes in the banking system. So ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 1992 में. So such issues can happen at individual level. And with this, we come to the end of our topic. I hope I have been able to make the concepts clear to you. So thank you everyone.